नमस्कार, मैं उमजा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का हमारे हेल्थ केयर शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर अनुजा जी से, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। थैंक यू। डॉक्टर जी, कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको और इस शो के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूं और आपको स्पेशली थैंक यू बोलती हूं कि आपने मुझे इस शो पे बुलाने के काबिल समझा। जी। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूं। मेरा नाम डॉक्टर अनुजा ठाकुर है। मैंने BDS की ग्रेजुएशन डिग्री हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर से की है और इस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ, उसके फाइनल ईयर में हूँ। जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्ट में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में डील करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हमारी जो कम्युनिटी है ज़्यादातर वो ये नहीं जानती है कि डेंटिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। लोगों को ये नॉलेज होती है कि दांत निकाले जाते हैं, दांत लगाए जाते हैं, तारें लगाई जाती हैं, इतना ही। ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारी डेंटिस्ट्री में हर एक स्पेशलिटी, हर एक स्पेशल डॉक्टर होता है। तारों के लिए एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, डेंटल सर्जन होता है, एक प्रोस्थोडोंटिस्ट होता है जो बुज़ुर्गों के लिए नए डेंचर बना के देते हैं, और एंडोडोंटिस्ट होता है जो कि कैविटीज़ फिल करता है या RCTs करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली पीरियोडोंटिस्ट भी होते हैं। मैं पर्सनली प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, जो कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए या मरीज़ों के लिए डेंचर बनाते हैं। जी। तो थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि आपका क्या प्रोफाइल रहता है, डेंचर बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, कितना समय लगता है और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आप अभी प्रैक्टिस कर ही रही होंगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी हाँ, हमारी स्पेशलिटी मोस्टली डील करती है जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं उन्हें डेंचर देना। लेकिन पेशेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आ सकते हैं, मिडिल एज से लेके ओल्ड एज पेशेंट। मिडिल एज पेशेंट आपके पास आ सकता है शिकायत लेके कि मेरा कोई दांत मिसिंग है। एक दांत हो सकता है, 2 दांत हो सकते हैं, 3 दांत हो सकते हैं, या कोई दांत खराब है। मिसिंग दांतों के केस में हम कैपिंग देते हैं, ब्रिजिंग बना के दांतों को कैप करते हैं। और उन पेशेंट में जो बिल्कुल ही ई-डेंचरस जिसे हम कहते हैं, यानी कि उनके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, उन पेशेंट्स को हम कंप्लीट डेंचर्स देते हैं। या फिर एक आप प्लेट देखते होंगे, जो प्लेट वो लगाते हैं और खोलते हैं और पानी में रखते हैं, जिसे हम डेंचर कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो डेंटिस्ट्री वाली जो स्ट्रीम है, ये बहुत ही एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें जितना पूछा जाए उतना कम है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि हेल्दी दांतों को कैसे मेंटेन किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। हेल्दी दांतों को मेंटेन करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स से मेरा मतलब ये है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम मीठा खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, है ना। हम अगर ज़्यादा रात में खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे। कुछ हद तक ये बात सच है, लेकिन एक्सेसिवली एक तरह का खाना लेना, मीठा ही खा रहे हैं, उसके बाद अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स आपकी सही नहीं है, हम बीइंग अ डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि एवरी मील के बाद आप एक टूथब्रश ज़रूर मुंह में एक बार घुमाएं। आप उस पर पेस्ट लगा सकते हैं, बिना पेस्ट के भी आप ब्रश घुमाएंगे, बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी कुल्ली कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, आपकी ब्रशिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, तो वो आपके दांतों को धीरे धीरे कैविटेटेड कर सकता है, यानी कि जिसे लोग कहते हैं कि कीड़ा लग गया है। कीड़ा लगने का मतलब ये है कि आप खाना खा रहे हैं, आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे जीवाणु, माइक्रोब्स जिन्हें कहते हैं, वो पैदा होते हैं और उस तरह से दांतों का जो भी कंपोजिशन होती है, जैसे कैल्शियम इसका मेन कंपोनेंट होता है, और वो जो दांत है वो इस तरह से सड़ना शुरू हो जाते हैं। जी, जैसे कि आपने फूड हैबिट्स के बारे में बताया कि हमें फूड हैबिट्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो किस तरह से हम अपनी फूड हैबिट्स मेंटेन कर सकते हैं? थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे खाने का क्या प्रोसीजर है, कितनी बार ब्रश करें और क्या? हाँ, खाने का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर एवरी मील ब्रश करना ज़रूरी है।
ब्रशिंग टेक्निक, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग, टाइप ऑफ ब्रशिंग और टाइप ऑफ फूड जो आप ले रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है, आप अगर देख रहे हैं कि आपने स्टिकी फूड ज़्यादा खा लिया है, चिपचिपा खाना कुछ ज़्यादा खा लिया है, और वो आपके दांत के कौन से हिस्से में चिपकने का ज़्यादा मतलब रहता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से थॉरोली ब्रशिंग करें, फ्रीक्वेंटली ब्रशिंग करें आफ्टर एवरी मील। जी। तो जैसे देखिए हमारा बेसिक मील तो 3 टाइम का होता है, बीच में हम कुछ ऐसे स्नैक्स खा लेते हैं, या जैसे अगर आउटिंग पे जा रहे हैं तो हमारा कुछ ड्रिंक इनटेक हो जाता है, तो क्या 3 मील के बाद ही हमें 3 बार ब्रश करना चाहिए, या इन सपोज हमने कुछ थोड़ा सा खा लिया है और उसके बाद भी हमें ब्रश लेना चाहिए? बिल्कुल सही, थोड़ा सा खा लिया है, क्या खाया है उस पर डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरी नहीं है आप ब्रश करें, क्योंकि आप अगर घूमने जा रहे हैं तो आप ब्रश साथ में कैरी नहीं करेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी सी अगर कुल्ली भी उस टाइम पे कर लेते हैं, कुछ भी खाने के बाद, चिप्स खा लिए, फ्रूट भी पी लिया, स्वीट होता है, अगर आपका जूस पी लिया, तो उस वक्त आप अगर कुल्ली कर लें तो वो बचा सकता है काफ़ी हद तक आपके दांत की सड़न को। जी। तो जैसे कि आप ब्रशिंग की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया इसके रिलेटेड, किस टाइप के ब्रशेज़ हमें यूज़ करने चाहिए दांतों के लिए? जी हाँ, ब्रशेज़ 3 अलग अलग तरह के होते हैं। जो ब्रशेज़ के आगे ब्रश हेड होता है उस पर ब्रिसल्स होते हैं, आपको मालूम होगा। ब्रिसल्स 3 तरह के होते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हम पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करते हैं सॉफ्ट टू मीडियम ब्रिसल्स यूज़ करने के लिए। डिपेंड करता है कि पेशेंट या कोई भी जो आदमी है वो ब्रश किस तरह से करता है। कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत ज़ोर से अपनी एल्बो का फोर्स लेके रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं जी। तो उन पेशेंट्स के लिए हम कभी भी मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हमारी हिदायत होती है कि आप हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल यूज़ करें, क्योंकि वो फोर्स इतनी ज़ोर से लगाते हैं कि चांसेस रहते हैं कि वो अपना एनिमल, जो दांत की सबसे पहली परत होती है, उसे घिस घिस के ही निकाल देते हैं। तो सॉफ्ट ब्रश या मीडियम ब्रश। लेकिन कुछ लोग जो अपनी इस फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं वो मीडियम से थोड़ा हार्ड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि इंडियन कम्युनिटी में लोग बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के ब्रश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द फ्रिक्शन एंड दिस थिंग। हार्ड ब्रश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जी। तो थोड़ा सा हमें तरीका बताएंगे ब्रश करने का, कि जैसे आपने कहा कि एल्बो का यूज़ नहीं हमें करना चाहिए, तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ब्रश आवर टीथ? हमें हमेशा अपनी जो रिस्ट है इसकी ट्विस्टिंग से फोर्स को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ से आप थॉरोली अपनी फोर्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और थॉरोली ब्रशिंग कर सकते हैं। आपका जो एक ब्रश हेड होता है उसमें एक बार में 3 दांत कवर होते हैं। आप पीछे से शुरू करिए, ऊपर आपके पास अलग दांत हैं, नीचे आपके पास अलग दांत हैं। तो 3 दांत आप ऊपर के कवर करिए, फिर नीचे के कवर करिए, और ऐसे ऐसे आगे तक आते जाइए, पीछे से आगे तक आते जाइए। उसके बाद रोटेशनल मोशन में आप इस तरह से पीछे से आगे तक आते जाइए, और उसके बाद दांतों की जो अंदर की सरफेस होती है उसे भी आप नीचे से ऊपर की तरफ को क्लीन करिए। एग्जैक्टली आप कैसे कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, या लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको कुछ कुछ सेकंड हर 3 सेट दांतों को देना है। जी हाँ, और अंदर की सरफेस साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी गंदगी है अंदर की सरफेस हमेशा निगलेक्ट की जाती है दांतों की, जो फिर पेशेंट्स जो ब्लीडिंग गम की शिकायत के साथ आपके पास आते हैं, जो बहुत कॉमन है और लोगों को उसकी वजह मालूम नहीं है, वो है अच्छे से ब्रश ना करना। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें होम रेमेडीज़ के बारे में बताइए। जी, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि होम रेमेडीज़ के नाम पर हज़ारों रेमेडीज़ आपको यूट्यूब पे, गूगल पे आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। कोई नींबू घिस रहा है, कोई बेकिंग सोडा लगा रहा है, कोई तेल मल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी आप पूछो तो आपको 1000 रेमेडीज़ बता देगा।
दांतों को चमकाने के लिए या दांतों का पीलापन हटाने के लिए ये बात सही है कि ब्लीचिंग एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लीचिंग एजेंट किसी भी चीज़ में हो तो हमारे दांतों को परमानेंट तो नहीं पर टेम्पररी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चमका सकता है। जैसे कि मान लिया आप नींबू घिस रहे हैं, नींबू में ब्लीचिंग एजेंट होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये एक सिट्रस फ्रूट है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसकी पीएच जो है वो 4 से नीचे होती है, 2 से 3 के बीच में। कोई भी चीज़ जिसकी पीएच 4 से 5 के नीचे है वो हमारे दांत की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, जैसे हम एनेमल कहते हैं, उसे घिसती है। और अगर आपका एक बार एनेमल घिसना शुरू हो जाता है तो आपको शिकायत होती है सेंसिटिविटी की, झंझनाहट, ठंडा लगना, गर्म लगना, हवा का लगना। तो ऐसी रेमेडीज़ जो ठीक करने की बजाय और ख़राब करें, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में ना जाते हुए बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रशिंग एंड वो सब आपको करना चाहिए। एक किस्सा मैं आपको होम रेमेडीज़ के नाम पे सुनाना चाहूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और वो बहुत दर्द में थे और मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दर्द आपको पहली बार हुआ है? तो वो कहते नहीं, पहले भी हुआ था। मैंने कहा तो आपने डेंटिस्ट को दिखाया? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया, मैंने पेट्रोल के कुल्ले किए और जो दर्द है वो मेरी ठीक हो गई। अच्छा। तो मेरा दूसरा सवाल था कि आपके घर में पेट्रोल ख़त्म हो गया? आपको डेंटिस्ट की याद आ गई? मतलब बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आप पेट्रोल से दांतों की दर्द सही कर रहे हैं, यहाँ पे आके डेंटिस्ट्री बिल्कुल फेल हो जाती है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कोई पेट्रोल आपके, मतलब आजकल गाड़ियों में डालने का इतना दिक्कत है, आप मुंह में उससे कुल्ले कर रहे हैं। तो ये होम रेमेडीज़ बहुत सारे लोगों से आप सुनेंगे, लेकिन किस बंदे पे किस तरह से किस टाइम पे इसका इफ़ेक्ट है, ये एक बहुत ही आंसर करना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है इससे रिलेटेड कि उस वक्त जो मरीज आपके पास आए थे तो उनका ये मानना था कि उनका दांत का दर्द उस पर्टिकुलर चीज़ से चला गया जी। तो वाकई में क्या होगा, वो एक साइकोलॉजिकल था या एग्जैक्टली कैसे उसका दर्द गया होगा? देखिए, पेट्रोल का जो दर्द से लेना देना है, मैंने तो कभी ये चीज़ ट्राई नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है कि ऐसा क्या होता है जिससे दर्द कम हो जाती है। साइकोटिक रिलीफ हो सकता है या पुराने ज़माने से कुछ रेमेडीज़ चली आ रही हैं, वो हो सकती है। लेकिन मतलब ये चीज़ सुन के मतलब इतना अजीब लगा उस टाइम पे कि मतलब वही कि हमारी डेंटिस्ट्री फेल हो रही है। अगर लोगों को पेट्रोल के ही कुल्ले करने पड़ रहे हैं तो ब्रश क्यों करना है? मेन दिक्कत लास्ट में ये आती है कि दांत में दर्द है, दांत में दर्द है। तो हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। ये सब पेट्रोल के कुल्ले, नींबू, बेकिंग सोडा, ये सब ट्राई करने के बाद डेंटिस्ट के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे को रिलीफ नहीं मिला। वो लेट हो जाते हैं बेसिकली हमारे तक पहुंचते पहुंचते। तो मैं ये कहूँगी कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर वो हमारे पास आएँ, हम उन्हें अवेयर कर सकें कैसे ब्रश करना है, कितनी बार ब्रश करना है, किस तरह से करना है, क्या खाने की हैबिट्स होनी चाहिए, कैसे आप इनकी सफाई रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी नौबत नहीं आएगी कि वो ये सब चीज़ें उन्हें करनी पड़े जी। तो जो व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने पेट्रोल वाला किस्सा बताया, प्लीज़ डू नॉट ट्राई इट इन योर होम। तो डॉक्टर साहब, ये जो ग्रोइंग स्टेज में जो बच्चे होते हैं, उनके दांतों की मिस अलाइनमेंट जो होती है, उसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो जो मिस अलाइनमेंट, डेंटल टर्म्स में हम माल अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ये हमें अवॉइड करनी है। वजह क्या है माल अलाइनमेंट की? ये हमें पेशेंट को, यानी कि बच्चे को ना बता के उसके पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। माल अलाइनमेंट का क्या रीज़न है? पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि इतनी माल अलाइनमेंट के केसेस नहीं आते थे। जी जी, बिल्कुल। और आजकल हर दूसरा बच्चा क्राउडिंग के साथ आपको मिलेगा, या माल अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट जिसे आपने कहा, उसके साथ आपको मिलेगा। इसके लिए पेशेंट यानी कि पेरेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे का दांत जो परमानेंट, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ सबको मालूम होगा और एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ। जब मिल्क टीथ हमारे शेड ऑफ होते हैं, यानी कि
टूटते हैं उसके नीचे हमारे परमानेंट दांत आते हैं। तो पेरेंट को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी एज में अप्रॉक्सीमेटली, मतलब बिल्कुल तो याद करना मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, ये पता होना चाहिए कि ये इसका दूध का दांत है, ये जाने वाला है या नीचे। नहीं मालूम है तो वो डेंटिस्ट से पूछ लें कि हम क्या करें। सही टाइम पे उस दूध के दांत को निकालना, ताकि उसके नीचे जो दांत आ रहा है वो उसी की जगह पर आए, बहुत ज़रूरी है। अगर दांत हिल गया है, दांत अक्सर जो दूध का दांत है वो अपने आप हिल जाता है जब नीचे के असली जो नीचे का जो परमानेंट दांत है उसकी फोर्स लगती है, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि नीचे से दांत आ रहा है, दूध का दांत हिल गया है, हमें वो निकालना है, अगर वो खुद नहीं निकलता है तो पेरेंट को ये मालूम होना चाहिए कि अब उसका निकालने का समय हो गया है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पेरेंट्स इतने अवेयर होते थे कि वो हर एक दांत का मतलब बच्चे को समय देते, हाँ चेक करते थे, बच्चे को समय देते थे। आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो गया है पेरेंट्स का कि वो समय नहीं दे पाते हैं किसी तरह से। तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूध का दांत अगर हिल गया है, खुद हिला है, या बच्चा मान लो गिर गया है और वो टूट गया है, तो उसे हम निकालें ताकि नीचे का परमानेंट दांत अपनी ही जगह पर आए, आगे आए ना पीछे आए। और इनकेस अगर ये हो जाता है कि आप डिले हो गए हैं उस दांत को निकालने के लिए, और मान लिया कि नीचे का दांत परमानेंट दांत आगे पीछे आ रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस एज पे, अगर हमें उसको ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं तारें लगवानी हैं, तो किस एज पे हमें वो तारें लगवानी है। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी आते हैं, 30 साल की 40 साल की लेडीज़ आपके पास आएंगी और वो कहेंगी कि हमें ब्रेसेस लगवाने हैं। एक पेशेंट मेरे पास ऐसी आई, एक न्यू ब्राइड थी, वो कहती है कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे दांत एस्थेटिक यानी कि प्लीजिंग नहीं लगते हैं। मेरा पहला जवाब उनको ये था कि इन दांतों पे ब्रेसेस लगाना बिल्कुल एक गलत एडवाइस होगी, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में आपकी जो ग्रोथ स्पर्ट्स, जो ग्रोइंग स्टेज है वो ख़त्म हो चुकी होती है। उस टाइम पर आप दांतों को इतना हिला डुला नहीं सकते हैं, तो ग्रोइंग स्टेज पर आप ब्रेसेस लगवाएं। अगर ज़रूरत है कोशिश करें कि आप में इतनी अवेयरनेस हो कि आप उस नौबत तक आए ही ना कि आपको ब्रेसेस लगवाने पड़े। तो जैसे कि एक जब आप बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा था। आपने कहा था कि जो दांत होता है, दूध का दांत, जब वो टूटता है तब टूटता है जब आपका जो न्यू दांत है वो आ रहा होता है जी। तो उसका एग्जैक्ट पेरेंट्स किस तरह से आइडिया लगाएंगे? कोई एज होती है या किस तरह से? जी, हर एक दूध के दांत के टूटने की एक पर्टिकुलर एज होती है जी, जो हमें भी याद रखना बहुत मुश्किल है। बट अगर पेरेंट को ये लग रहा है कि नेचुरल इंडिकेशन है कि दांत लूज हो गया है, बच्चा अगर गिरा नहीं है, गिरने से दांत लूज हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा गिरा नहीं है और उसका दांत लूज हो रहा है, तो ये पेरेंट के लिए क्लियर इंडिकेशन होती है कि वो ये चेक करें कि नीचे का दांत कहीं आगे पीछे तो नहीं आ गया, क्या वो दांत लूज हुए बहुत टाइम तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो तुरंत वो डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि इसके आगे हमें क्या करना है। मतलब आपका कहना है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स। यस, अवेयरनेस ऑफ पेरेंट। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे दांतों की मिस अलाइनमेंट के बारे में, तो लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगर हम वायरिंग करवाते हैं तो लॉन्ग रन में कुछ विजन पे अफेक्ट पड़ता है। जी, ये मिथ है और मैंने ये बहुत बार सुना है जी, कि हमने दांत निकलवाया, डेंटिस्ट ने बहुत ज़ोर से खींचा जी, और हमारी नज़र पे असर पड़ा। हमने ब्रेसेस लगवाए, हमारी नज़र पे असर पड़ा। मुझे तो इस मिथ का मतलब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि किस तरह से दांत कभी भी ज़ोर से नहीं निकलता है। दांत को निकालने के लिए टेक्निक होती है, ज़ोर हल्का सा विद टेक्निक। और जो ब्रेसेस हमारे लगाए जाते हैं उसमें भी लोग कहते हैं कि जब हमने ब्रेसेस में वायर टाइट करवाई, यानी कि वो वायर चेंजिंग होता है बेसिकली, हाई ग्रेड वायर पर डालते हैं आपको हर सिटिंग के बाद, वो जब हमने करवाया तो हमारे विजन में प्रॉब्लम आ गई जी। ये कम्प्लीटली एक मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है कि इससे आपका नज़र पे किसी भी तरह से इफ़ेक्ट पड़े जी। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था रिगार्डिंग RCT, क्या होता है और इसका सही समय क्या रहता है, कब करवानी चाहिए हमें RCT? जी,
बहुत सारे लोग आरसीटी के नाम से डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम कहते हैं कि आपकी आरसीटी होगी तो वो हमेशा ऐसा होता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ होगी, हम नहीं करवाएंगे। हम दांत निकलवा लेंगे लेकिन हम आरसीटी नहीं करवाएंगे। हम दांत निकलवा लेंगे, हम फिलिंग नहीं करवाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमारे तक पहुँचते पहुँचते लोग बहुत ही लेट हो जाते हैं। वो ऐसी स्टेज पे आते हैं जहाँ आरसीटी या दांत निकलवाना ही वाकई में लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहती है। आरसीटी का मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। दांत हमारे डिफरेंट लेयर्स से बना होता है। सबसे ऊपर की लेयर एनेमल, फिर डेंटिन और उसके नीचे होता है पल्प। पल्प जो है वो एक लिविंग ऑर्गन जो हमारा दांत है उसका सेंसिटिविटी का रीज़न होता है जी। ये पल्प जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है, यहाँ पर जब आपका इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल करते करते पहुँच जाता है, तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी कि उस पल्प को, जो दांत को सेंसिटिविटी कॉज करती है दांत को, उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से दांत को डेड किया जाता है। उसके बाद ना पेशेंट को कोई झंझनाहट, ना पेशेंट को कोई दर्द रहती है। कब हमें आरसीटी पे जाना चाहिए? जितने जल्दी हमारे पास पेशेंट आ जाए उतने जल्दी वो आरसीटी से बच जाता है जी। पेशेंट सबसे पहले कंप्लेंट होती है दांत की कि हमें ठंडा लग रहा है, यानी कि आपका जो इन्फेक्शन है वो पहली लेयर तक पहुंचा है। फिर गरम लगना शुरू होता है, ठंडा गरम, लेटने पर दर्द होती है। फिर उसके बाद इतनी तकलीफ़ और इतनी पेन होती है कि वो अनबेरेबल होती है जी। वहाँ पे हमें आरसीटी रिकमेंड करनी पड़ती है। शुरू में काम फिलिंग से चल जाता है, लेकिन लास्ट में जब इन्फेक्शन पल्प तक पहुँच जाता है, जो मेन आपका मैंने आपको बताया दांत के लेयर होती है, वहाँ तक पहुँच जाता है, तब हम पेशेंट को आरसीटी रिकमेंड करते हैं। तो पेशेंट जितनी जल्दी हमारे पास आ जाए वो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, आरसीटी से बचाया जा सकता है जी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगी दांतों से रिलेटेड जी। एक उम्र में एक दांत आते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं जी, जिसे कुछ लोग कहते हैं अक्ल के दाढ़ कहते हैं, कुछ हमारी लोकल लैंग्वेज में जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस एज में आते हैं, उनका उस समय में आने का क्या रीज़न होता है? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो। जैसे हमारे यहाँ लोकेलिटी में कहते हैं कि अक्ल दाढ़ जी, अंग्रेज़ी में विजडम टूथ कहते हैं। अक्ल मतलब कि जिस उम्र में आदमी को अक्ल आती है उस समय वो दांत आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और ये एक तरह से सही भी है, यानी कि आफ्टर एन एज ऑफ 20 लाइक लेट 20s, यानी कि 25 से 30 के बीच में मोस्टली विजडम टूथ आते हैं। ये हमारे सबसे लास्ट के दांत होते हैं। 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में आते हैं। कुल मिला के 4 दांत होते हैं। इन दांतों का ऐसा है कि इस एज में आते हैं। अगर मैं एक डेंटिस्ट के नज़र से आपको समझाऊं तो इन दांतों का कोई खासा मकसद नहीं है, मतलब कोई खासा काम नहीं है। इनके आगे के जो हमारे, जिनको हम मोलर्स कहते हैं या डांठें लोग कहते हैं यहाँ पे, उनसे हम खाना चबाने का काम बहुत इजीली इफ़ेक्टिवली कर लेते हैं। तो ये जो अक्ल दाढ़ होती है, इसका एज सच कोई बड़ा रोल नहीं है। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर देता है जब ये निकलता है। दूसरा, सड़ जाता है तब तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ ऐसी है कि आजकल आपको मालूम ही होगा कि सब जो लेट 20s या लेट अर्ली 30s के लोग हैं वो सब कहते हैं कि 1 साल से 2 साल से 3 साल से वो दांत आ रहा है और तकलीफ़ कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल तो नहीं है खाना चबाने में, तो अगर आपको लगता है कि ये दांत आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ये दांत टेढ़ा है, राइट साइड को टिल्टेड है, लेफ़्ट साइड को टिल्टेड है, प्रेशर दे रहा है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप इसे डेंटिस्ट के पास जाके निकलवा सकते हैं। एक छोटी सी सर्जरी होती है और उसमें ये दांत निकाल दिया जाता है जी। जिससे कई बार इस दौरान फीवर आता है जी, बिल्कुल। तो उसके लिए कोई आप बताना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक दवाई ही लेनी होती है या घर में भी हम इसका कोई इलाज कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि ये दांत जब निकलने लगता है, दांत हमेशा जब हमारे मुंह में आ रहा होता है तो इसके ऊपर एक हड्डी होती है
सभी दांतों के ऊपर हड्डी होती है, वो हड्डी तक पहुंचते पहुंचते वो हड्डी को फोर्स देता है। उस फोर्स से हमें वो एक पेन फील होती है, या आप कहेंगे कि पेन नहीं सही शब्द है, प्रेशर फील होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है कि वो सर पे या आपकी गर्दन में हर जगह रेडिएटिंग पेन होता है, यानी कि वो दर्द जो है पूरे सिर में आपको फील होती है। तो इसमें ऐसा है कि आप घर बैठे जब ये दांत निकल रहा होता है, इसके ऊपर एक मांस की लेयर होती है जो फूल जाती है। जब हम खाना खाते हैं वहाँ पे खाना इकट्ठा हो जाता है और वो और फूलता है और दर्द करता है। तो मैं तो घर पे जो भी लोग बैठे हैं उन्हें मैं ये कहती हूँ कि आप पानी, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उस एरिया में जहाँ पर आपको लगता है कि आपका मसूड़ा, दांत के ऊपर जो एक लेयर है चमड़ी की मसूड़े के साथ, वहाँ पे थोड़ा सा कुल्ला करें, जिससे कि जो वो एक सूजन आती है, एक सूजन आती है, वो थोड़ी सी रिसाइड, थोड़ी सी बैठ जाती है। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, आप थक चुके हैं वो कुल्ले करके, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने से थक चुके हैं और ज़्यादा ही पेनफुल है, तो इसके लिए एक छोटा सा आप डेंटिस्ट के पास एक हेल्प ले सकते हैं। इस चमड़ी को हल्का सा एक कट लगाया जाता है, सर्जिकल नाइफ से कट लगाया जाता है और इस तरह से वो चमड़ी जो है वो रिमूव कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, जिससे वो जो दर्द का एक बार बार इन्फेक्शन होने का जो एक सिलसिला है वो कम हो जाता है। जी जी। तो डॉक्टर अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे हेल्थ केयर शो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना इन्फॉर्मेटरी लेसन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो, स्पॉन्सर्ड बाय IQwing एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ओनली ऑन जागो हिमाचल 365 TV। डर के नहीं, डट के।